Good evening, everyone. Probably we have whatever questions we have done yesterday that you might understand some of the basic features of the regulations. So whatever we have done till now, that was the prokaryotic gene regulations. So today I'm going to start the gene regulation in the eukaryotes. So today it is not possible to cover all the gene regulations gene regulations in the eukaryotic cells. So I'm just going to give you a brief information about the gene regulations, how it is going to happen in the eukaryotes. Some portions we will talk in the next class. So if you'll see the basic informations, the gene regulation, that is a process normally how we are going to, how a cells or a organism, when we are talking about unicellular, so how a cell is going to control its gene expression. And when we are talking about the eukaryote multicellular organism, that time how a organism is going to control the gene expression for a particular proteins productions. जब आप देखते हैं कि जैसे बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो सभी सेल्स में सेम तरह के जीन्स होते हैं. सो सिमिलर जीन्स, चूँकि ये सभी सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो एक ही जीन से होता है, एक ही मतलब दैट यू कैन कॉल इट फ्रॉम जाइगोट, जो एक सेल्स हैं और वही सारे सेल्स बनाते हैं. तो रफली अगर म्यूटेशंस ना हो कहीं पे किसी सेल डिवीजन के समय में, तो रफली ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी कंटेन्स द सेम जीन. तो सभी के पास सेम तरह के प्रोटीन बनाने के ऑप्शंस होते हैं सभी सेल्स के पास, बट सभी सेल्स सभी प्रोटीन्स बनाते नहीं हैं. द सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस्ड इन ए सेल डिटरमाइंस द सेट ऑफ प्रोटीन एंड द फंक्शनल आरएनए. अब हमारे बॉडी में अगर आप देखेंगे तो हमारे स्किन सेल्स, जो बॉडी सरफेस का सेल्स है, उस सेल्स के पास भी वही जीन है जो हमारे पेनक्रियाटिक सेल्स के पास है, जो हमारे लीवर सेल्स के पास है, जो हमारे किडनी सेल्स के पास है. बट सभी सेल्स अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं. सो एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लीवर का जो फीचर होगा, कैरेक्टर होगा, लीवर का जो प्रॉपर्टीज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि कौन से जीन का एक्सप्रेशन लीवर सेल करता है या किस तरह का आरएनए लीवर सेल बनाता है. किडनी का फंक्शंस डिपेंड करेगा कि किडनी में किस तरह की प्रोटीन्स का, किस तरह के जीन्स का एक्सप्रेशन होता है. और नॉर्मली ये सारे, इस सारे को आप बोल सकते हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट जो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन पे डिपेंड करता है. सो इन यूकैरियोट्स लाइक ह्यूमन, जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप एंड जीन रेगुलेशंस अकर्स एट एवरी स्टेप. अगर आप, जो हमने बाकी से सारे चीज़ें भी देखी थी कि जीन रेगुलेशंस बहुत सारे स्टेप्स को मिला के करते हैं. जैसे आप ट्रांसलेशन से शुरू कीजिए तो ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस, देन ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ट्रांसलेशन, then RNA synthesis, their transportations, their modification, प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडिफिकेशंस, प्रोटीन का टारगेट तक जाना. तो ये सारे दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस है और हर एक स्टेप पे हम जीन्स को रेगुलेट करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं. ठीक है. तो normally if you'll see, this is a questions for everyone. Your amazing body contains hundreds of different cell types, from immune cells to the skin cells to the neurons. Almost all of your cell contains the same set of genes, DNA instructions. DNA instruction means हमारे सभी सेल्स के पास सेम DNA होता है. But why do they look so different? अगर आप स्केलेटल मसल्स का शेप देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स नॉर्मली स्पिंडल शेप का होता है. अगर आप दूसरे सेल्स को देखें तो इट विल हैव अ डिफरेंट सेल्फ. इफ यू न्यूरॉन्स देखेंगे तो स्टार शेप का आपको होगा और इट विल हैव डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. सो सभी सेल्स का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट नहीं होता, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है. ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन? कैन एनीवन विल टेल? व्हाई डिफरेंट सेल ऑफ आवर बॉडी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस? नहीं समझ, नहीं पता, क्वेश्चन पता नहीं चला. इसका आंसर है जीन रेगुलेशंस. आपके किडनी में प्रोटीन के प्रोडक्शन का रेगुलेशंस डिफरेंट तरह से होता है, उसी जीन का रेगुलेशंस लीवर में डिफरेंट तरह से होता है. सिर्फ किडनी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि टिश्यू स्पेसिफिक होता है कि किडनी के सारे सेल्स का रेगुलेशन एक ही तरह का होता है. किडनी में भी आप देखेंगे या लीवर में भी आप देखेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का सेल्स होता है. तो किडनी के एक सेल्स में जीन एक्सप्रेशन एक तरह का हो सकता है,
दूसरे सेल्स में जीन रेगुलेशन दूसरे तरीके से हो सकता है। इसी तरह से जैसे हार्ट में मान लीजिए, इन आर हार्ट वी आर हैविंग different type of chambers, we are having different types of tissue, we are having different types of nodes, सभी सेल्स में डिफरेंट टाइप्स के जीन एक्सप्रेशन होते हैं। सो ओवरऑल हर एक सेल्स का फंक्शन, देयर बिहेवियर, देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिपेंड्स ऑन हाउ जीन रेगुलेशन अकर्स इन दैट पर्टिकुलर सेल्स। जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल है, आप लीवर सेल्स या हिपैटोसाइट्स की बात करेंगे। नॉर्मली हिपैटोसाइट्स आर गोइंग टू गिव यू अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज ए एंजाइम which normally involve in detoxification process, or you can call it biotransformation reaction. बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन आप जानते होंगे कि लीवर हमारा एक बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कोई भी केमिकल्स, कोई भी ड्रग्स, किसी भी तरह का अनडिजायरेबल केमिकल्स जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वो लीवर में जाता है और वहाँ से उसको हम न्यूट्रलाइज करके बाहर एक्सक्रीट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन और बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। तो दिस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। तो चूंकि ये लीवर को करना होता है तो इस जीन का एक्सप्रेशन लीवर सेल्स में होता है, ठीक है। अब इस जीन के एक्सप्रेशन के लिए लीवर सेल्स रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशन, सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिवेटर, सर्टेन काइंड ऑफ रेगुलेटर्स। तो वो इस जीन का एक्सप्रेशन लीवर सेल्स में करवाता है। सेम जीन प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स ऑल्सो, बट बिकॉज न्यूरॉन शुड नॉट बी इन्वॉल्व, और न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है डिटॉक्सिफिकेशन में, तो इस जीन का एक्सप्रेशन न्यूरॉन्स में नहीं होता है। एट द सेम टाइम न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन द सिग्नल कम्युनिकेशन, सिग्नल ट्रांसफर मीडिएटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए जो हमें सिग्नल चाहिए, जो मैसेज चाहिए या जो रेगुलेटर चाहिए, दैट जीन विल बी एक्टिवेटेड इन न्यूरॉन। और लीवर की में भी वो जीन होता है, बट लीवर डज नॉट इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, सो लीवर में न्यूरॉन ट्रांसमीटर का एक्सप्रेशन नहीं होता है। सो बोथ सेल्स हैव सेम टाइप ऑफ जीन्स, बट one gene is going to be expressed in liver, other gene is going to be expressed in neuron. So this happens because of the specific type of regulations. ठीक है। अब how a particular cells are going to decide that which gene is going to be turn on, किस जीन को हमें कब स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है, ये कोई सेल्स कैसे डिसाइड करता है? इसके लिए कोई सिस्टम होता होगा, राइट? So there are many factors which affect gene to for a cell expressions. ठीक है। So different cell types expresses different sets of gene. However, two different cells of the same type may also have different gene expression pattern depending on their environment. मैंने यहाँ बोला कि different cell type expresses different sets of gene. दो अलग अलग सेल्स ऑफ सेम टाइप, मान लीजिए मैं हिपैटोसाइट्स की बात कर रहा हूँ कि हिपैटोसाइट्स में एक सेल्स ये हैं, हिपैटोसाइट्स का दूसरा सेल ये है, दोनों लीवर सेल्स है, दोनों लीवर में प्रेजेंट है, दोनों हिपैटोसाइट्स ही हैं, सेम कंडीशन में रह रहे हैं, फिर भी दोनों में एक्सप्रेशन का स्पीड या एक्सप्रेशन का रेट या एक्सप्रेशन का वे डिफरेंट हो सकता है। सो H1 मे गोइंग टू एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे, H2 मे गोइंग टू एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे। So this depends on the environment and the internal states. Broadly speaking, we can say that the cell's gene expression pattern is determined by the information from both inside and outside. तो दो तरह के हमारे पास सिस्टम है, एक इंटरनल सिग्नल जो सेल्स के अंदर से आती है, जैसे कि किस तरह का प्रोटीन इट इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स मदर सेल्स, अपने एंसेस्टर सेल से किस तरह की सिग्नल इसको मिला है, डीएनए सही है कि डीएनए डैमेज हुआ है, हाउ मच एटीपी दिस सेल इज हैविंग। सो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो सेल्स के अंदर का फैक्टर है और डिसाइड करता है कि जीन का एक्सप्रेशन होना है, नहीं होना है, किस तरह से होना है। इसी तरह से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं जीन का एक्सप्रेशन, जैसे केमिकल सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स। आप हार्मोन्स देखते होंगे, हार्मोन हमारा एक सेल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे अगर आप ऐसे देख लें तो हमारा पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जब वो काम करता है मसल्स पे, तो सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इंक्रीजेज द जीन एक्सप्रेशन इनटू द मसल सेल्स, लीवर सेल्स, किडनी सेल्स।
Similarly, mechanical signal from the extracellular matrix और समटाइम न्यूट्रिशनल लेवल्स. ओवरऑल आप समझ लीजिए कि जीन एक्सप्रेशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स ओनली, इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय टू डिफरेंट फैक्टर्स. सम फैक्टर्स lying inside the cells, some factor coming from the outside the cells. तो बाहर का इन्वायरमेंट एंड अंदर का इन्वायरमेंट दोनों डिसाइड करता है कि किस तरह के जीन का एक्सप्रेशन होना है सेल्स में. इज इट क्लियर? Yes, sir. Fine. So this is an example where one growth factor, certainly this growth factor is going to be produced by a specific cells in our body. This growth factor comes and binds to a tissue on a receptor mediated by number of proteins, number of signals, and then it is going to works on the DNA for the expression of a certain proteins. That protein may have certain kind of effect. So this growth factor coming from a different cell, so that is external factor, it coming mediated by the certain internal factors, and overall effect of this external factor and internal factor is the expression of certain gene into the cells. So this process roughly we have seen in the prokaryotic cells also, that how a gene is going to be regulated. So there we have seen from the from the transcription up to the protein targeting or proteins translations, we have many processes which regulates gene expressions. That is primary RNA transcript, that is a transcription. After transcriptions we are going to have a post translational modification. Then we are having messenger RNA half-life, their stability or you can call it degradation. उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस. देन प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस, प्रोटीन का टारगेटिंग और रीचिंग टू द डेस्टिनेशन साइट, एंड देन इट्स प्रोटीन हाफ लाइफ और प्रोटीन्स you can call it longevity. So these are certain factors which these are the different way. ये बैक्टीरिया के केस में हमने बोला था कि ओवरऑल अगर आप डिसाइड करेंगे तो वी आर हैविंग 3 डिफरेंट स्टेजेज ऑन विच वी आर गोइंग टू रेगुलेट. वन एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, वन एट द ट्रांसलेशन लेवल, एंड सेकेंड वन, लास्ट वन इज द पोस्ट आफ्टर द ट्रांसलेशन. सो ट्रांसक्रिप्शन में हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की और मॉडिफिकेशन की. ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन, मॉडिफिकेशन, आरएनए की स्टेबिलिटी, आरएनए की मूवमेंट, एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन का बनना, प्रोटीन की डेस्टिनेशन तक जाना, प्रोटीन की हाफ लाइफ, सारे कुछ. अब हमने उस दिन बात की थी, ये तो बैक्टीरिया के केस में हमने आपको दिखाया था, बट हमने बताया था कि आप किसी भी लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं. यू कैन रेगुलेट ए जीन एक्सप्रेशन एट दिस लेवल ऑल्सो, एट दिस लेवल ऑल्सो, एट दिस लेवल ऑल्सो. बट अगर हम देखें एनर्जी इफिशियंसी या फिर इफिशियंट मेथड का, तो व्हेन यू आर गोइंग टू रेगुलेट एट दिस लेवल, दैट इज द मोस्ट इफिशियंट वे फॉर द रेगुलेशन ऑफ ए जीन एक्सप्रेशन इन ए सेल्स. क्योंकि आप यहाँ रेगुलेट करेंगे तो आपको मैसेंजर आरएनए बनाना होगा, मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग करनी होगी, तो उसमें कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगा सेल्स का. तो जब हमें प्रोटीन बनाना ही नहीं है तो हम इस लेवल पे रेगुलेट करें तो वी आर गोइंग टू वेस्ट सर्टेन रिसोर्सेज. अगर आप इस लेवल पे रेगुलेट करते हैं तो यू आर गोइंग टू वेस्ट योर रिसोर्सेज फॉर आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशंस, देयर मॉडिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसीलिए बेस्ट वे इज टू रेगुलेट एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. So normally all the cells, in every cells, if we have cell will have a choice, they will regulate at this level, transcription level, and that is the best studied or best method for the gene regulation at the transcription level. ठीक है. अदरवाइज रेगुलेशंस हमारे केस में भी, हमारे सेल्स में भी सभी लेवल पे होती है. हम कुछ चीज़ों के कुछ केस में रेगुलेशंस मैसेंजर आरएनए के लेवल पे भी करते हैं, कुछ केस में हम प्रोटीन के लेवल पे भी करते हैं, कुछ केस में हम मॉडिफिकेशन के लेवल पे भी करते हैं. बट द बेस्ट वे इज रेगुलेशन एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. ठीक है. अब यूकैरियोट के केस में सारी चीज़ों को सेम प्रोसेस है. वी आर हैविंग रफली ऑल द सेम स्टेजेज एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, बट देर आर सर्टेन डिफरेंसेस आर देयर. वन मेजर डिफरेंस इज क्रोमैटिन और क्रोमोजोमल एक्सेसिबिलिटी. प्रोकैरियोट्स के केस में आप देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स डिडंट हैड द न्यूक्लियोजोम मॉडल.
DNA was not that much packed or you can it was not wrapped on the nucleosomes. तो वहाँ का DNA प्रोकैरियोट्स की किस्म में फ्रीली एक्सेसिबल था फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट अदर फैक्टर्स. हमारे केस में क्या है कि इन आर केस आर DNA इज रैप्ड ऑन द न्यूक्लियोसोम. So normally in our case DNA is not accessible for all the enzymes, all the proteins. ठीक है. So this at this level also we are going to regulate something I have told you during when I was talking about histones. So by modifying histones we can regulate the chromosomal accessibility or chromatins accessibility. क्रोमोजोम यू क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा या यू हेटेरोक्रोमैटिन के फॉर्म में होगा. That can be regulated at this level by modifying histones. वो हमने देखा था, हम कुछ आज भी देखेंगे. So that is one thing. Second thing we are having that at the transcription level we can regulate. Transcription level means we are going to make RNA. ये सारी चीज़ें आपको इस पिक्चर में दिख जाएंगे. So we can regulate at transcription level and their modification, that is transcription and processing. Then RNA stability, their transportation from the nucleus into the cytoplasm, and messenger RNA की half life, that is degradation. messenger RNA का काम खत्म हो गया तो we are going to degrade it. So these three related to messenger RNA. Then translation and protein activity, मतलब प्रोटीन की डेस्टिनेशन तक जाना, प्रोटीन को रिटेन करना, प्रोटीन को डिग्रेड कर देना आफ्टर देयर, एंड प्रोटीन प्रोसेसिंग. सो ये सारे चीज़ें इस प्रोसेस में. सो दीज आर ऑल प्रोसेस वेयर वी रेगुलेट्स इट्स. इसमें कुछ चीज़ें जो डिफरेंस हैं हमारे में और प्रोकैरियोट्स में, एक तो है ये डिफरेंसेस. सेकेंड मेजर डिफरेंसेस इन आर केस एंड द प्रोकैरियोटिक केस इज दिस आरएनए ट्रांसपोर्टेशन. हमारे केस में प्रोटीन का आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियस से होता है यहाँ पे, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में नहीं होता है क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. ये दो चीज़ें. तीसरा जो मेजर डिफरेंस होता है दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन्स, कि यूकैरियोटिक प्रोटीन्स हैव मोर मॉडिफिकेशंस दैन द प्रोकैरियोट्स प्रोटीन्स हैव लेस मॉडिफिकेशन दैन द यूकैरियोटिक प्रोटीन्स. हमारे केस में प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ज़्यादा होती है. आइदर आप ग्लाइकोसाइलेशन ले लीजिए, स्प्लाइसिंग ले लीजिए, देन डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन ले लीजिए. तो दैट अकर्स इन आर केस मोर दैन द बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर. Okay, so this is almost same picture. So we can regulate at the chromatin level, we can regulate at the transcription level, processing level, RNA movement, transport, exit of the RNA, their processing, translation, protein का processing, and protein की stability, how we are going to retain and how we are going to transport this protein at the particular destination. Basic difference, there are 2-3 basic differences. In case of prokaryotic gene expression is regulated by operon, which we have seen in case of lactose, we have seen in case of tryptophan. But हमारे केस में ऐसा operon मॉडल नहीं होता है, operon सिस्टम नहीं होता है. ठीक है. So the collection of controlling site adjacent to the polycystonic protein, that is the operon. So prokaryotes gene expression is mainly regulated by this operon system, जो आपने देखा था. Eukaryotic genes also regulated by certain protein coding sequences. जिस तरह से बैक्टीरिया में ओपेरॉन सिस्टम होता था, प्रमोटर रीजन्स होता है या ऑपरेटर रीजन होता है, हमारे में भी प्रमोटर रीजन्स होता है, बट वी डोंट हैव एग्जैक्टली ओपेरॉन टाइप ऑफ सिस्टम इन यूकैरियोटिक सेल्स. ये याद रखिएगा, ओपेरॉन सिस्टम डज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सिस्टम. वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशंस. हमारे केस में क्या होता है, फिर इफेक्टर प्रोटीन्स होता है. वी आर हैविंग प्रोमोटर प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन्स. मैं आता हूँ उस पर. यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द यूकैरियोटिक possesses a nucleus.
तो इसीलिए हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट वे ऑफ रेगुलेशंस होता है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है. सो इन आर केस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नॉट कपल्ड टुगेदर. ठीक है. सो जीन रेगुलेशंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो वे में देख सकते हैं. एक होता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशंस और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशंस. नॉर्मली शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो होता है ना, वो उस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं जो डेली नीड के लिए होता है, डेली नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म को फुलफिल करता है. एंड जैसे मुझे ग्लूकोज, हर एक सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत हर एक डे पड़ती है. मुझे आज मेरे पास, मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, सो सेल विल बी डिफिशिएंट ऑफ ग्लूकोज. तो डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है. व्हेन यू डोंट हैव ग्लूकोज तो सेल विल मूव टू आइदर फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, गैलेक्टोज, जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा उस पर जाएगा. तो दिस इज वन काइंड ऑफ डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का प्रोसेस है. तो दिस टाइप ऑफ रेगुलेशंस, इस सब के लिए जो रेगुलेशंस वे हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म कंट्रोल. एंड कुछ चीज़ें होती है जो लॉन्ग टर्म्स के लिए होती है, जिसको जो नॉर्मली इन्वॉल्व होता है फॉर द सेल डिवीजन, फॉर द डेवलपमेंट, फॉर डिफ्रेंशिएशन, फॉर मैचुरेशन, इस सब चीज़ों के लिए. ठीक है. तो हम देख लेते हैं पहले शॉर्ट टर्म के केस में कुछ चीज़ें देखेंगे. अब जो तीनों चीज़ें मैंने बताया तो उसमें पहला चीज़ मैंने बोला था क्रोमोजोमल स्टेबिलिटी. तो अब मैं न्यूक्लियोजोम का मॉडल नॉर्मली आप याद होगा आपको, आप जानते होंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स. सो दिस इज ए हिस्टोन प्रोटीन. एवरी हिस्टोन प्रोटीन जो भी आपने देखा था, 8 तरह मीन्स टोटल 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. सभी हिस्टोन प्रोटीन में कुछ स्पेसिफिक फोल्डिंग होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोन लाइक फोल्ड डोमेन्स, जो आप यहाँ देख रहे हैं. और एन टर्मिनल डोमेन होता है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उस पर स्पेशली लाइसिन इज गोइंग फॉर एसाइलेशन या एसिटाइल ग्रुप विल बी एडेड. सो इसके लिए दो प्रोटीन्स, दो एंजाइम्स होते थे. हिस्टोन एसिटाइलेशन को, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करने के लिए इट वाज हिस्टोन एसिटाइलेज एंड रिमूव करने के लिए डी एसिटाइलेज. अब आप हिस्टोन एसिटाइलेज देखिए, वेन एवर हिस्टोन एसिटाइलेज विल बी देयर इट इज गोइंग टू ऐड द एसिटाइल ग्रुप. तो जब एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा तो इन दैट केस एसिटाइलेटेड हिस्टोन्स एक्टिव क्रोमैटिन, एक्टिव क्रोमैटिन मीन्स इट इज रेडी फॉर एक्सप्रेशन. अब इसमें गैप्स बढ़ गए, डीएनए थोड़ी फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ पे प्रोटीन बाइंड कर सकता है, यहाँ पे पर्टिकुलर एंजाइम्स बाइंड कर सकता है. सो डीएनए विल बी लिटिल बिट मोर रिलैक्स्ड, it will be freely accessible for the transcription and translation processes. So that's why it is called as active chromatin. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिस्टोन एसिटाइलेज एंजाइम मिल गया तो एंड डीएनए विल बी लिटिल बिट मोर रिलैक्स, इट विल बी एक्टिवेटेड, ऐसा नहीं है. इट रिक्वायर्ड सर्टन बाइंडिंग फैक्टर्स ऑल्सो, सर्टन इंटरमीडिएट मोलिक्यूल्स ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर या इफेक्टर. इफेक्टर एंड एक्टिवेटर पे हम बाद में और आएंगे डिटेल में. हिस्टोन डी एसिटाइलेज, जिसका काम होता है कि नॉर्मली इट रिमूव्स दी एसिटाइल ग्रुप, जो आप मीन्स ये प्रोजेक्शन देख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज एसिटाइल ग्रुप. सो डी एसिटाइलेज एच डैक नॉर्मली रिमूव्स, इट इज कॉल्ड एज डी एसिटाइलेज, इट रिमूव्स दी एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम द हिस्टोन्स. तो जब हम एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो नॉर्मली इट विल बी इनएक्टिव chromatin means chromatin, you can see this is a little bit more packed, so it is not freely accessible for the enzymes for different components. So in that case transcription will not take place. So जिसको मैंने उस समय में बोला था हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन. सो दिस इज वन वे बाय इट इज विच इट इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड. उस समय में मैंने कुछ स्पेसिफिक आपको नंबर भी दिया था कि कौन से हिस्टोन्स को H3 हिस्टोन पे कितने मिथाइल ग्रुप हम ऐड करेंगे, किस लाइसिन पे ऐड करेंगे. आप 4, 9, 14, 18, 23 ये मैंने उस समय में कुछ दिया था जब हमने हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन को डिफ्रेंशिएट करा था. तो राइट, वो टेबल है आपके पास. Yes, sir. So the core histone means I am talking about H2A, H2B, H3 and H4. ये 4 हिस्टोन दो के
फॉर्म में होते हैं, टोटल ऑक्टामर बनाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज कोर हिस्टोन्स, हैव हिस्टोन फोल्ड डोमेन which interact with other histones and with DNA in the nucleosome, and N-terminal tail. N-terminal tail means these regions where we are having certain lysine molecules. So the N-terminal tails of the core histone, that is H3, are modified by the addition of acetyl group to the side chain of lysine residue, a specific lysine residue. इसके लिए दो एंजाइम चाहिए ऐड करने के लिए, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज और एसिटाइलेज, और रिमूव करने के लिए हिस्टोन डी एसिटाइलेज. ठीक है. अब ये रेगुलेट कैसे करता है? आप जानते हैं डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होते हैं. अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को हिस्टोन के साथ बाइंड करना है तो हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को किसी भी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा. व्हेन इंटरेक्शन विल बी रिड्यूस्ड, डीएनए विल बी लिटिल बिट मोर रिलैक्स्ड. तो एसिटाइल ग्रुप्स को डाल के, एसिटाइल ग्रुप ऐड करके हम हिस्टोन की इंटरेक्शन डीएनए से कम करवा देते हैं. सो व्हेन इंटरेक्शन विल नॉट बी देयर, द डीएनए विल बी रिलैक्स्ड. सो दिस इज वन वे बाय विच जीन रेगुलेशंस टेक्स प्लेस. तो दिस इज सेम थिंग एसिटाइलेशन के जैसे. दिस इज कॉल्ड मिथाइलेशन. आप मिथाइल ग्रुप को ऐड करके भी रेगुलेट कर सकते हैं. सो H3 हिस्टोन नंबर 3 का लाइसिन 9, हिस्टोन 3 का लाइसिन 27, हिस्टोन 4 का लाइसिन 20. दिस इज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द रिप्रेशन. रिप्रेशन मीन्स टू इनएक्टिवेट जीन एक्सप्रेशन. सिमिलरली H3 का हिस्टोन नंबर 3 का लाइसिन 4, हिस्टोन 3 का लाइसिन 36, हिस्टोन 3 का लाइसिन 79. मिथाइलेशन, आप एक मिथाइलेशन भी ऐड कर सकते हैं, दो मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, तीन मिथाइलेशन भी कर सकते हैं. मीन्स आप उसमें भी देखा था M1, M2, M3 करके हमने लिखा था टेबल में. सो यू कैन ऐड वन मिथाइल ग्रुप, यू कैन डू डाई मिथाइल ग्रुप, यू कैन ऐड ट्राई मिथाइल ग्रुप. सो दिस मिथाइलेशन ऑल्सो गोइंग टू इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. कुछ मिथाइलेशंस जीन एक्सप्रेशन को सप्रेस करते हैं, कुछ मिथाइलेशन जीन एक्टिवेशन को या जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करते हैं. दिस डिपेंड्स ऑन आप किस लोकेशन पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं. सो द मिथाइलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लाइसिन इन ए स्पेसिफिक हिस्टोन्स गोइंग टू एक्टिवेट और गोइंग टू सप्रेस. ठीक है. इसके अलावा एक फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोजोम रीमॉडलिंग फैक्टर. दिस इज ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जिसका भी रोल होता है, इसका भी रोल है इन द केस ऑफ क्रोमोजोमल स्टेबिलिटी. ठीक है. सो न्यूक्लियोजोम रीमॉडलिंग फैक्टर्स फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू क्रोमैटिन बाय रीपोजिशनिंग न्यूक्लियोजोम ऑन ए डीएनए. दिस इज न्यूक्लियोजोम. So this nucleosome remodeling factor help in the binding of this transcription factor to this DNA. अगर ये factor ना हो तो this transcription factor will not bind, and when transcription factor will not bind, transcription will not occur. So क्रोमोजोमल स्टेबिलिटी में मैंने अभी आपको तीन चीज़ें बताई. पहला एसिटाइल ग्रुप को ऐड होना, दूसरा मिथाइल ग्रुप का ऐड होना, तीसरा न्यूक्लियोजोम रिमॉडलिंग फैक्टर का रोल. Is it clear? Yes, sir. Any question anyone is having? No question? No one is having any question? चलिए. No, sir. फाइन. अब आते हैं एक्चुअल रेगुलेटर कंपोनेंट्स पे. तो फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रमोटर. प्रमोटर एक रीजन्स है. नॉर्मली इट अकर्स अपस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. आप जीन्स का लोकेशंस अगर याद रखे होंगे तो दिस इज नॉर्मली मैंने क्या बोला था, द पोर्सन विच नॉर्मली गिव्स यू द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स. द पोर्सन विच इज बिफोर दैट वन
which normally involve in the regulatory process, they are called as regulator molecules. तो and this is called as transcription starting site. Promoters या promoter regions normally हमारे अब इस जीन से जहाँ से हम जीरो काउंट करते हैं इन दी नेगेटिव साइड, नेगेटिव काउंटिंग साइड, दिस इज पॉजिटिव काउंटिंग साइड. सो इस तरफ अप स्ट्रीम पे हमारे प्रोमोटर्स के साइट्स होते हैं. सम डिटरमाइन whether transcription begins like टाटा बॉक्स, whereas other determines ट्रांसक्रिप्शन होना है कि नहीं होना है. आपने देखा होगा दो तरह की ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर साइट्स की मैंने बात की थी इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. एक तो टाटा बॉक्स की बात की थी, एक दूसरे प्रोमोटर रीजन्स की मैंने बात की थी. कैन एनीवन विल टेल मी विच प्रोमोटर रीजन्स वी वर टॉकिंग? सर जीसी बॉक्स. नो, जीसी तो है ही, जीसी रीजन तो है ही. एक और की बात की थी इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता था. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट दैट प्रोमोटर रीजन वाज नॉट देयर. सर -80 रीजन. नहीं, इनिशिएटर रीजन, वन इनिशिएटर रीजन मैंने बोला था, दिखाता हूं आपको. सर वो ये डाउन स्ट्रीम में था. हाँ, वो स्लाइटली इस रीजन में था, समवेयर डाउन स्ट्रीम रीजन, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोमोटर्स ओनली. So promoters are normally activated by specialized transcription factors, proteins. So a specific transcription factor binds with the specific promoters. अब जितने भी तरह के प्रोमोटर्स हो सकते हैं, आपके पास एक प्रोमोटर टाटा बॉक्स हुआ, एक प्रोमोटर -80 रीजन हो गया, एक प्रोमोटर इनिशिएटर रीजन्स हो गया, तो 3 प्रोमोटर की बात तो मैं यहाँ कर रहा हूँ. एक जीन्स पे हो सकता है कि एक ही प्रोमोटर हो या फिर मल्टीपल प्रोमोटर्स हो. हर एक प्रोमोटर के लिए स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा. सो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोमोटर्स एंड दे बाइंड्स देयर. समझ में यहाँ क्या क्या मैंने बोला? हर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के केस में मैंने 2 रीजन्स स्पेशली बोला था. प्रोकैरियोट्स के केस में वन वाज -10, अदर वन वाज -35, एंड एक तीसरा मैंने बोला था समटाइम इट विल बी -40 to -60 रीजन में. बट ये दिस वाज नॉट द कंपलसरी, ये दोनों होता ही था. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एक तो हमारा टाटा बॉक्स है, दिस इज रफली एट -35 रीजन या -30-35 रीजन. सेकेंड इज अनदर -80 रीजन्स एट -80 बेस न्यूक्लियोटाइड रीजन्स, एंड थर्ड वन इज इनिशिएटर रीजन्स, INR रीजन्स, दैट इज इन द डाउन स्ट्रीम. अब 3 प्रोमोटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर एक किसी भी जीन्स पे जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों साथ में हो सकता है किसी पे एक ही प्रोमोटर हो, किसी पे 2 प्रोमोटर हो, किसी पे तीनों के तीनों प्रोमोटर हो. हर एक प्रोमोटर का अपना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होता है. सो फॉर एवरी प्रोमोटर्स देयर विल बी ए स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देन दैट बाइंड्स विद द प्रोमोटर रीजन्स. वन और मेनी प्रोमोटर्स ईच विथ देयर स्पेसिफिक प्रोटीन्स may occur for any given gene, जो भी मैं बता रहा था आपको. Promoters may be positively or negatively regulated. कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर सकता है, कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग एट द प्रोमोटर रीजन्स इनएक्टिवेट कर सकता है. तो दोनों तरह से रेगुलेट होता है. जैसे आपने प्रोकैरियोट्स के केस में देखा था कि देयर आर सम वे बाय विच जीन एक्सप्रेशन विल बी एक्टिवेटेड and there are some way by which gene expression was inhibited. तो प्रोमोटर्स की बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जो जीन को रेगुलेट करता है, इट मे बी पॉजिटिवली रेगुलेटेड, इट मे बी नेगेटिवली रेगुलेटेड. ये एक्सप्रेशन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन द सेल्स रिक्वायरमेंट. ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है. So gene transcribed by RNA polymerase have 2 core promoter, Tata box and initiator sequence, जो भी मैं बात कर रहा था, that serves as a specific binding site for general transcription factors. This cis-acting regulatory sequence are frequently, though not always, located upstream to the Tata box. संजीत, आप नहीं बताना, कोई और किसी और बताने दीजिए अगर चाहे तो.
what is called as cis acting regulatory sequences? Can anyone else will tell me what is cis acting regulatory sequence? Anyone? नहीं बताएंगे? हाँ संजीत? यस सर, सर अगर एक ही mRNA पे होंगे दोनों टाइप के रेगुलेटर तो वो सिस होगा, और अगर अलग अलग में होंगे तो फिर ट्रांस। हाँ, अगर अगल बगल में एक ही जीन्स पे हो, नज़दीक में हो, तो दैट इज कॉल्ड एज सिस। और अगर रेगुलेटर कंपोनेंट विल बी लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस, बहुत ज़्यादा दूर में हो, किसी दूसरे क्रोमोजोम पे, किसी दूसरे मैसेंजर आरएनए पे हो, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट ट्रांस। तो प्रोमोटर रीजन्स जो है नॉर्मली इट दीज और इनहांसर आर नॉर्मली सिस एक्टिंग रेगुलेटर मोलिक्यूल्स। सिस मीन्स ये सेम जीन पे होते हैं, सेम जीन पे अगल बगल में हो सकते हैं, थोड़े दूर पे हो सकते हैं, बट दे आर सिस। ठीक है, आप यहाँ जैसे देख लीजिए, बोथ ऑफ दीज सीक्वेंसेस टाटा एंड इनिशिएटर रीजन्स, this is messenger RNA, it is going to initiate from this place, so the initiator region will be somewhere in this side and this is टाटा बॉक्स। एक और स्पेसिफिक रीजन है जो -80 पे मैंने बोला था, दैट इज दिस रीजन एंड दिस इज द थर्ड रीजन। सो दीज ऑल जो आप देख रहे हैं दिस इज मल्टीपल रिपीटेड सीक्वेंसेस, सो कंसेंसस रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ सी कैट एंड मीन्स जीसी रिच रीजन या जीसी बॉक्स आप बोल सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोमोटर स्पेसिफिक रीजन्स जहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कम्स एंड बाइंड्स एंड डू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। Second component which we are having is called as enhancer. Enhancers occurs upstream or downstream of the transcription start site. ये जीन्स पे कहीं भी हो सकते हैं, जीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज जीरो रीजन, दिस इज +1 एंड दिस इज माइनस। तो इन्हांसर कैन बी आइदर ऑन द अप स्ट्रीम और इट कैन बी डाउन स्ट्रीम, कहीं भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो इन्हांसर कहीं भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी अप स्ट्रीम में हो, डाउन स्ट्रीम हो, इट विल हैव सिमिलर टाइप ऑफ इफेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं अभी। दिस रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड्स स्पेसिफिक इन्हांसर सीक्वेंसेस, बाइंडिंग इज डिटरमाइंड बाय द डीएनए सीक्वेंसेस। लूप्स may form in the DNA bond to the transcription factor and make contact with the upstream enhancer element। अब इसको एक से के लिए, जैसे ये DNA मेरा है, दिस इज द माई स्ट्रक्चरल जीन एंड मेरा इन्हांसर यहाँ पे है, दिस इज द प्रोमोटर रीजन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कम्स एंड बाइंड हियर। सो दिस इन्हांसर हाउ गोइंग टू इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज एट दिस पे। RNA पॉलीमरेज को यहाँ बाइंड करना है प्रोमोटर रीजन पे, करेक्ट। अगर मुझे इस जीन का एक्सप्रेशन करवाना है तो RNA पॉलीमरेज विल बाइंड एट द प्रोमोटर रीजन। तो ये इन्हांसर अगर यहाँ पे है जो अप स्ट्रीम रीजन में है, जीन्स के बाद है या समवेयर है, हाउ इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस बाइंडिंग, RNA पॉलीमरेज को बाइंड करने में कैसे हेल्प कर सकता है या कैसे रोक सकता है या कैसे एक्टिवेट कर सकता है। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए लूप लाइक स्ट्रक्चर कि दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, this is enhancer and this enhancer is going to have a relation with association with the transcription factor by forming a loop। उसी loop की बात यहाँ हम कर रहे हैं। so if enhancer is located somewhere upstream, downstream far away या upstream very far, तो it may form a loop so that it will bond with the transcription factor and make contact with the upstream enhancer element by forming a loop। ये समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो इसमें पूरे डीएनए का ही लूप बनेगा ना? हाँ, डीएनए का ही लूप डीएनए का ही लूप बनेगा। ओके सर। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ मैंने बोला आप ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट, मतलब जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कर सकते हैं, क्रोमोजोम की स्टेबिलिटी के मीन्स उसकी
हिस्टोन के लेवल पे कर सकते हैं, ट्रांसलेशन के लेवल पे कर सकते हैं, आरएनए के लेवल पे कर सकते हैं, प्रोटीन के लेवल पे कर सकते हैं. बट द मोस्ट इफिशियंट वे इज व्हेन वी आर गोइंग टू रेगुलेट एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल. एंड ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बनना, तो जहाँ डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा एंड देन यू आर गोइंग टू रेगुलेट इट. तो हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन. ठीक है. ओके सर. So interaction of regulatory proteins determine if transcription is activated or repressed, means positively or negatively regulated, जैसे मैंने promoter केस में देखा था. So many genes in mammalian cells are controlled by regulatory sequence located far away. ये नज़दीक में भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकता है. कितना दूर तक? 10,000 बेसिस अवे भी हो सकता है. सो उसको हम बोल रहे हैं इन्हांसर. अब ये जैसे रीजन है, दिस इज द मैसेंजर आरएनए रीजन. सो दिस इज द प्रमोटर रीजन्स, जहाँ आपका टाटा बॉक्स, जीसी रीजन, सी कैट रीजन्स या इनिशिएटर रीजन्स हैं. इन्हांसर मे बी हियर, जो आपके प्रमोटर के नज़दीक में है. आप अगला पिक्चर में दिखाता हूँ. इस केस में देखिए, यहाँ पे हमारा सिर्फ प्रमोटर है और बेसिक जीन है. तो जीन का एक्सप्रेशन बेसल लेवल पे हो रहा है. दिस इज एक्सपेरिमेंट विच हैज डन इन SB40 वायरस. इन दैट केस ये नॉर्मल जीन है विदाउट एनी इन्हांसर. सो जीन एक्सप्रेशन विल बी एट द नॉर्मल रेट, दैट इज बेसल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. इन्हांसर को ऐड किया गया एट द जस्ट नियर टू द प्रमोटर रीजन, तो उस केस में भी जीन एक्सप्रेशन स्टिमुलेट हुआ था. इन्हांसर हैज बीन एडेड वेरी वेरी फार अवे, डाउन स्ट्रीम में ही, सॉरी अप स्ट्रीम में बहुत दूर पे ऐड किया गया. इन दैट केस ऑल्सो जीन एक्सप्रेशन हैज बीन स्टिमुलेटेड. इसको ऐड किया गया फार अवे फ्रॉम द जीन ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑल्सो. सो उस केस में भी जीन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा किया गया. इन नेक्स्ट, इन्हांसर हैज बीन इंक्लूडेड इन द जीन्स फार अवे बट द डायरेक्ट ओरिएंटेशन हैज बीन रिमूव्ड. यहाँ का ओरिएंटेशन देखिए, दिस एरो. सो दिस इज एक्सप्रेस इन दिस वे एंड हियर इन्हांसर इज इन दिस डायरेक्शन. सो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, फिर भी जीन का एक्सप्रेशन हुआ. तो इन्हांसर का एडिशन होना एक वर्क करता है. आप कहीं भी ऐड कर लीजिए उस जीन पे, नज़दीक में ऐड कर लीजिए, दूर ऐड कर लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में ऐड कर लीजिए, इन्हांसर इज गोइंग टू इंक्रीज द जीन एक्सप्रेशन नॉर्मली, या इट वर्क्स इन द स्टिमुलेशन या जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है. सो जो मैं बात कर रहा था, दिस वाज स्टडीड इन SB40 वायरस. सो वेर एवर यू हैव यूज्ड, it will be either you are going to use in upstream, you are going to use in downstream of the promoter, either in a forward direction or backward orientation, किसी भी तरह से ऐड कर लीजिए, this will works. ठीक है. enhancer and promoter, how it works basically समझ में आ गया? Yes sir. Okay. सर In this case, this is a repressor molecule. ये आपका जीन है. सो नॉर्मली ए रिप्रेसर मोलिक्यूल्स, जैसे प्रोकैरियोट्स के केस में हमने देखा था ना, रिप्रेसर होता था. रिप्रेसर अगर बाइंड कर ले तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड करेगा. तो इस केस में भी रिप्रेसर बाइंड किया हुआ है. तो रिप्रेसर बाइंड किया हुआ है, तो इस केस में आरएनए पॉलीमरेज के आने से पहले हमें एक्टिवेटर को बाइंड करवाना होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. तो जब रिप्रेसर बाइंड किया तो एक्टिवेटर बाइंड नहीं करेगा. एक्टिवेटर मतलब कि मैं इन्हांसर की बात कर रहा हूँ. तो इन्हांसर विल नॉट बाइंड, या फिर डिफरेंट अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल नॉट कम नियर. जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या इन्हांसर विल नॉट मीन्स अदर कंपोनेंट्स विल नॉट कम, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा ही नहीं. तो उस केस में हमें नॉर्मली इसको रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करना होगा, या रिप्रेसर को हमें को रिप्रेसर को यूज करके या इंड्यूसर को यूज करके रिप्रेसर को इनएक्टिवेट इन एनी वे वी हैव टू इनएक्टिवेट इट. Then only RNA polymerase will come and it will do the gene expression. So some regulator proteins are common in all the cell types and others are having a specific.
each promoter and enhancer have a specific sets of protein that we are going to call co-activator which determines its expression. याद कीजिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सिस्टम ने भी हमने बात किया था, रिप्रेसर के साथ हमने बात किया था को रिप्रेसर, रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर, दूसरा हमने बात किया था रिप्रेसर प्लस इंड्यूसर. तो सिमिलर वे जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्हांसर, यहाँ हमारे पास रिप्रेसर डायरेक्टली नहीं है, हमारे पास प्रोमोटर एंड इन्हांसर है, तो वी आर हैविंग ए पार्टनर molecules like enhancer or like co-repressor that we are going to call co-activator. In case of eukaryotic cells, we are having a co-activator molecules, that is a protein which works along with promoter or enhancer for determination of the gene expression or for gene expression को regulate करने के लिए. Sorry. Rate of gene expression is controlled by interaction between the positive and the negatively regulatory proteins. This regulatory proteins को ही मैं co-activator बोल रहा हूँ. So gene expression is controlled by the interaction between positive co-activator and the negative co-activator. अब एक एग्जाम्पल है ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशंस. दिस इज ए गैलेक्टोज मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, हमारे सेल्स को नॉर्मली नॉट ओनली माई सेल्स, एवरी सेल्स ऑफ रफली एवरी ऑर्गेनिज्म यूजेज ग्लूकोज एज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स. बट किसी कारण से अगर सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं हो तो वो गैलेक्टोज को यूज करता है. अब गैलेक्टोज मेटाबोलाइज कैसे होता है? तो वेन एवर यू ईट गैलेक्टोज, आप मिल्क लेंगे तो मिल्क में लैक्टोज होता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला के होता है. तो दैट गैलेक्टोज फर्स्ट कन्वर्टेड टू गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट बाय ए एंजाइम दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोकाइनेज. तो एक एंजाइम ये चाहिए होता है. सेकेंड, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय ए एंजाइम दैट इज कॉल्ड यूरिडाइल ट्रांसफरेज. पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द सेकेंड एंजाइम विच व्हाट दे नीड. एंड इस प्रोसेस में यूडीपी ग्लूकोज कन्वर्टेड टू यूडीपी गैलेक्टोज. अब आपको इस रिएक्शन के लिए हमेशा चाहिए होता है यूडीपी ग्लूकोज, तो इसको रिसाइकल करने के लिए ईपीमरेज चाहिए. सो दीज 3 एंजाइम्स आर नेसेसरी फॉर गैलेक्टोज मेटाबॉलिक प्रोसेस. यूडीपी मीन्स गैलेक्टोकाइनेज, यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंड ईपीमरेज. जब आप ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना लेते हैं तो ये रफली हर एक सेल्स में होता है कि इट कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय ए आइसोमेरिक रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. ये आपके ग्लाइकोलाइसिस में भी यूज होता है. तो इट कैन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और ये डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है. तो 3 स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए गैलेक्टोज के मेटाबॉलिक के लिए, गैलेक्टोकाइनेज, यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंड गैलेक्टोज इपिमरेज. इस तीनों जीन के लिए 3 अलग अलग जीन्स होते हैं. गैलेक्टोकाइनेज के लिए गैल1 होते हैं, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज या जो हमने यूरिडाइल ट्रांसफरेज बोला था उसके लिए गैल7 होते हैं एंड इपिमरेज के लिए गैल10 होते हैं. ये मैंने शॉर्ट टर्म रेगुलेशंस बोला था जो हम डेली रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं. तो पाथवे विच प्रोड्यूसेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आपने यहाँ देखा कि वी आर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट डायरेक्टली इंटर्स इनटू द ग्लाइकोलाइसिस. ये ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और मेटाबोलाइज हो जाएगा. तो अगर आपके सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज के बदले में गैलेक्टोज अवेलेबल है, तो क्या होगा? दिस विल बी मेटाबोलाइज इन दिस वे एंड देन ग्लाइकोलाइसिस होगा, आपको एनर्जी मिलेगा आपके सेल्स को. ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस सर. ओके. अब इसका रेगुलेशन कैसे होगा? कब सेल्स ये एंजाइम बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये कैसे रेगुलेट होता है? सो व्हेन यू डोंट हैव गैलेक्टोज, जब आपके सेल्स में गैलेक्टोज नहीं होगा तो गैल जीन्स आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड. जब आप जैसे याद कीजिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, जब लैक्टोज सेल्स के पास नहीं होगा तो लैक ZYA का ट्रांसक्रिप्शन या एक्सप्रेशन नहीं होता था. सिमिलर वे जब सेल्स के पास गैलेक्टोज नहीं होता है तो इस जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा. ठीक है, सिंपल वे कि व्हेन यू डोंट हैव गैलेक्टोज, हम उसको मेटाबोलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इस एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं करते हैं. अब
इस जीन का एक्सप्रेशन सिर्फ गैलेक्टोज ही रेगुलेट नहीं करता, ये ग्लूकोज के द्वारा भी रेगुलेट होता है कि सेल्स के पास ग्लूकोज का एब्सेंस होना चाहिए, लाइक लैक्टोज के केस में। जब लैक्टोज होगा और ग्लूकोज कम होगा तभी लैक्टोज जीन का एक्सप्रेशन होगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हेन गैलेक्टोज विल बी देयर एंड ग्लूकोज इज नॉट देयर, then only this will be expressed. It is almost analogous to the lack operon expression in by glucose. ये प्रोसेस तो समझ में आ गया यहाँ तक। बट ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से रेगुलेट कैसे होता है, हाउ इट इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड, इसके लिए आप यहाँ देखिए, दिस इज द प्रोसेस जो आप ही आपने देखा था, गैल 1, गैल 7, गैल 10, गैलेक्टोकाइनेज, ट्रांसफरेज, एपीमेरेज। बट ये तो प्रोसेस मैंने बता दिया डिटेल आपको। दिस इज द जीन जो गैलेक्टोज का गैल 1, गैल 7 और गैल 10 है। सॉरी, दिस गैल जीन्स आर नियर ईच अदर बट गैल जीन्स आर नियर ईच अदर बट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ओपेरॉन। तीनों जीन अगल बगल में है बट ओपेरॉन मिलकर नहीं बनाता है, क्योंकि यूकैरियोट के सेल्स में ओपेरॉन नहीं होता है। एडिशनल अनलिंक्ड जीन एक दूसरा जीन है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैल जीन। ये याद कर लीजिए बिकॉज मैक्सिमम बुक में यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन आप गैलेक्टोज का ओपेरॉन ही देखेंगे, नॉट ओपेरॉन, गैलेक्टोज का रेगुलेशन ही देखेंगे। So additional GAL4 gene we are having, which is going to code for a repressor protein which binds a promoter element called an upstream activator sequence UASG, जो आप यहाँ देख रहे हैं। So GAL4 is going to make a protein that is called as repressor protein. This repressor protein binds with another element that is called as UASG. तो हमारे पास कॉम्बिनेशन किसका होगा, गैल4 का और प्रोडक्ट का और यूएस का। ठीक है, यहाँ तक मैंने अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताया, मैंने 3 एंजाइम की बात बताई, गैल 1, गैल 7, गैल 10, जो नॉर्मली गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। इसका एक्सप्रेशन, इसका इनहिबिशन हम रेगुलेट करते हैं गैलेक्टोज के कंसंट्रेशन से और ग्लूकोज के कंसंट्रेशन से। बट ये रेगुलेट होता कैसे एक्चुअली, उसके लिए सेल्स में यहाँ एक जीन होता है जिसको बोलते हैं गैल4, दैट इज नॉट एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द गैलेक्टोज मेटाबॉलिक प्रोसेस, बट साथ में होता है। ये एक हमें रिप्रेसर प्रोटीन बना के देता है। दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विथ एन एडिशनल प्रोमोटर एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं UASG। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। जब सेल्स में गैलेक्टोज नहीं होगा, व्हेन गैलेक्टोज इज एब्सेंट इन द सेल्स, इन दैट केस गैल4 प्रोडक्ट जिसको मैंने रिप्रेसर बोला था, सो दिस रिप्रेसर एंड another protein that is called as GAL-ATP, so GAL4P repressor and GAL-ATP repressor binds the UAS sequence and transcription does not occur। आपके केस में अगर गैलेक्टोज नहीं है हमारे पास में, तो GAL4P, P मीन्स प्रोटीन प्रोडक्ट, GAL-ATP एंड UASG, ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन डज नॉट गोइंग टू हैपन, ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टॉप्ड। ट्रांसक्रिप्शन किसका? इस तीनों जीन का। व्हेन गैलेक्टोज विल बी एडेड, उस केस में गैलेक्टोज का एक मेटाबोलाइट, जैसे लैक्टोज का मेटाबोलाइट था एलोलैक्टोज, सो हियर गैलेक्टोज मेटाबोलाइट इज गोइंग टू बाइंड विथ GAL-ATP एंड GAL4P, और बाइंड करने के बाद इसको फॉस्फोरिलेट करता है, इट इज गोइंग टू बी फॉस्फोरिलेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉस्फोरिलेशन इट वर्क्स एज ए इंड्यूसर मोलिक्यूल which induces the conformational change in this P4 and AT, and उसके कारण एक्सप्रेशन होता है, RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग होता है। मैं फिर से समझा देता हूँ शुरू से,
how do you, this is a galactose metabolic process, in which case we require three important enzyme for the galactose metabolism. One is galactokinase, second one is uridyl transferase, and third one is epimerase. तीन अलग स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए जो और कहीं नहीं चाहिए, जो सिर्फ गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए. ये हमारे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में भी चाहिए होता है, इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीन की बात कर रहा हूँ. इस तीनों के लिए हमारे पास तीन अलग अलग जीन हैं, दैट इज GAL1, GAL7 एंड GAL10. ठीक है. अब इस जीन का एक्सप्रेशन जो सिर्फ गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, उसका एक्सप्रेशन सिर्फ गैलेक्टोज के प्रेजेंस में होगा. जब सेल्स में गैलेक्टोज नहीं होगा तो इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है. अब इसकी रेगुलेशन सिर्फ गैलेक्टोज से नहीं होता, सेल्स में ग्लूकोज भी एब्सेंट होना चाहिए. अगर ग्लूकोज होगा तो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा. तो ग्लूकोज का एब्सेंस होना चाहिए और गैलेक्टोज का प्रेजेंस होना चाहिए फॉर द एक्सप्रेशन. सो इट इज ऑलमोस्ट सेम एज लैक ऑपरेंड ऑफ ई कोलाई. अब ये रेगुलेशंस होता कैसे, हाउ इट इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड. तो अगर आप जीन देखेंगे इस GAL1, GAL7, GAL10 का, तो दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू ईच अदर बट नॉट गोइंग टू फॉर्म ए ओपेरॉन. GAL10 और GAL1 के बीच में एक स्पेसिफिक रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज UASG, दैट इज ए काइंड ऑफ प्रोमोटर रीजन. ठीक है. अब GAL4 दैट इज ए एडिशनल अनलिंक्ड जीन, जो इसके साथ लिंक्ड नहीं है बट गैलेक्टोज मेटाबॉलिक से रिलेटेड ही है. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल GAL जीन. दिस GAL4 इज गोइंग टू फॉर्म ए प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन्स. ये प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स करता है UAS के साथ एंड रेगुलेशन में हेल्प करता है. हाउ इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व कि दो कंडीशन, सेल्स डज नॉट हैव गैलेक्टोज, इन दैट केस three proteins come together, form combinations and stops the transcription process. कौन कौन सा प्रोटीन, GAL4 का प्रोडक्ट दैट इज GAL4P, एक दूसरे जीन का प्रोडक्ट दैट इज GAL80P एंड UASG. all these three comes together, form a combinations complex and stops the transcription of these GAL1, GAL7, GAL10. जब गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है तो गैलेक्टोज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू अदर मेटाबोलाइट्स. वो मेटाबोलाइट बाइंड करता है इसके साथ और इसके साथ, GAL80P एंड GAL4P के साथ, और इसको फॉस्फोरिलेट कर देता है. बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप एडिशन टू दिस 4 and 80, देयर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड, एंड वन स्ट्रक्चर विल बी मॉडिफाइड, दे आर गोइंग टू वर्क्स इन द एडिशन एक्टिवेशन. आप उसको यहाँ समझ सकते हैं. सो व्हेन नो गैलेक्टोज इज देयर, सो दिस इज GAL80P, दिस इज GAL4P, दिस 2 binds with this UASG. तो तीनों का एक कॉम्प्लेक्स बन गया. दिस 3 कॉम्प्लेक्स नॉर्मली फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा इस केस में, एंड इन दिस फॉर्म GAL4P कैन नॉट एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द नियर बाय GAL जीन्स. ठीक है. अब when galactose is going to be present, in that case this galactose metabolite is going to bind to the GAL80P. इस पे बाइंड किया और फॉस्फोरिलेट किया. ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट वन द स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन और 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ GAL4P is going to be changed, and because of that one GAL4P dimer is bound to USG, remains bound to the GAL4P and binds galactose metabolite, this causing GAL4P to change their structure conformations, and altered GAL4P activate the transcription of the nearby GAL gene. So galactose के प्रेजेंस में कॉन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, GAL4 इसका फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा तो कॉन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, कॉन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा तो एक्टिवेशन नहीं होगा. व्हेन galactose is going to present there, their metabolite binds to this ATP, इसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गया. बिकॉज ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इट इज गोइंग टू एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. So this is how this is going to regulate. Same चीज, ये उसी चीज़ का डिपिक्शन है. इन द एब्सेंस ऑफ गैलेक्टोज GAL80P बाइंड्स टू द 4P एंड वो बाइंड करता है US पे, तो नो ट्रांसक्रिप्शन विल बी देयर. व्हेन वी आर हैविंग गैलेक्टोज, सो इट इज गोइंग टू बाइंड टू दिस वन, कॉन्फॉर्मेशन चेंज विल अकर्स एंड अल्टीमेटली एक्सप्रेशन विल टेक्स प्लेस.
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Any question anyone is having? यूकैरियोट का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ चीज़ें हमने पहले बात करी थी वो मैं बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें ये गैलेक्टोज रेगुलेशंस मैं बात कर किया थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत थी, तो दैट वन। ठीक है, ये हुआ कि हाउ वी आर गोइंग टू रेगुलेट दी एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। उसके बाद अगर दूसरा रेगुलेशन हमारे पास था, दैट इज रेगुलेशन एट द आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, जहां हम अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग करते थे। आपने यूकैरियोट्स के केस में प्रोसेसिंग देखा होगा, दो तरह की प्रोसेसिंग मेनली, एक कैपिंग टेलिंग एंड एक स्प्लाइसिंग। तो नेचुरल सिस्टम था कि आपके पास एक आरएनए है तो यू आर गोइंग टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट दैट इज इंट्रॉन्स एंड सारे एक्सॉन्स को हम ऐड कर देते थे। दैट वाज वन वे ऑफ स्प्लाइसिंग एंड सेकेंड वन इज कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, दो एक्स्ट्रा टर्म मैं यूज करने जा रहा हूं रिगार्डिंग टू दिस प्रोसेसिंग। वन इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव पॉलीएडिनाइलेशन, लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में, एंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अल्टरनेटिव पॉलीएडिनाइलेशन एंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। So by RNA processing through alternative polyadenylation, alternative splicing, we are also going to regulate the different gene expression. Means same messenger RNA will give you different type of proteins. ठीक है, how? पहले हम देख लेते हैं alternative polyadenylation. So this is similar to the polyadenylation only, but we are going to call alternative polyadenylations. आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। दिस इज ए वाइड स्प्रेड मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशंस दैट जनरेट्स ए डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3' एंड इन द ट्रांसक्रिप्ट मेड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। APA मीन्स अल्टरनेटिव पॉलीएडिनाइलेशंस इज टिश्यू स्पेसिफिक, मीन्स हर एक टिश्यू में अलग अलग तरीके का हो सकता है, and globally regulates in various conditions such as in cell proliferation and differentiation and response to the extracellular causes. एक सेकेंड, ये आप दिस इज ए जीन जिसमें आप देख सकते हैं कुछ एक्सॉन्स हैं, कुछ इंट्रॉन्स हैं। सो दिस 1 2 3 4 दीज आर डिफरेंट एक्सॉन्स, मतलब ये हमारे काम का जीन्स हैं, काम का पोर्शंस है, जो ये है इन बिटवीन, ये दिस वन इज अनडिजायरेबल थिंग, दिस नीड टू बी रिमूव्ड। अब दिस इज सेम जीन, कैल्सिटोनिन जीन, व्हेन इट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड इन द थायराइड सेल्स, उस केस में पॉलीएडिनाइलेशंस यहाँ पे हो रहा है 4th के बाद। सो पॉलीएडिनाइलेशन विल अकर्स आफ्टर दिस स्पेसिफिक जीन. So this will give you this type of product. So 1 2 3 4 and then polyadenylation. So ultimately after this splicing you will have 1 2 3 4 and this is one type of gene and ultimately it will give you calcitonin. Same gene when it is going to be expressed in the neuronal cells, their polyadenylation will not occur at this place, that will occur after this fifth gene, fifth exons. So in that case polyadenylation will occur at this place. और इसको अगर स्प्लाइस किया जाए तो 1 2 3 ये दिस पोर्शन विल बी रिमूव्ड एंड 5. So same gene by polyadenylation at different places gives you two different kind of product depending on the cells. In thyroid polyadenylation occurs at one site, in case of neuronal cells polyadenylation occurs at the different places and this time it is going to give you different type of product. So this polyadenylations means alternative, you can going to add the poly A tail into different places on the same messenger RNA, gives you different product and that is tissue specific. आपने देखा एक ही जीन हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है अलग अलग टिश्यू में, so that's why it is tissue specific. So this APA occurring in 3' untranslated regions
लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए आइसोफॉर्म्स, आइसोफॉर्म मीन्स अलग अलग तरीके का, विथ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म एंड अफेक्ट प्रोटीन लोकलाइजेशंस, मीन्स लोकलाइजेशन मीन्स प्रोटीन की डेस्टिनेशन अलग अलग है. APA occurring in the region upstream to the 3' UTR in often coupled with splicing can lead to the production of different या distinct protein isoforms. It can also functions by repressing gene expression. ये समझ में आ गया what is alternative polymer inhalation? Yes, sir. This alternative polymer inhalation is regulated by many factors, like it is regulated at the RNA processing factors, RNA binding protein, by splicing और by transcriptional components, transcriptional dynamics. So ये सारे चीज़ रेगुलेट करता है और ये सारे माइक्रो इन्वायरमेंट हम बोलते हैं साथ में इसको, विच इज एट द सेलुलर लेवल इनसाइड द सेल्स, बिकॉज इट इज़ टिश्यू स्पेसिफिक. सो हर एक सेल्स की अपनी एक कंडीशंस होती है, अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी एक इन्वायरमेंट होता है. दैट डिसाइड्स कि वेयर एडिनाइलेशन विल अकर्स एंड इट विल गिव यू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स. So this is alternative polyadenylation which is slightly different from the adenylations. Process same है but हम अलग अलग जगह पे करते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग इज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन पर होंगे ड्रोसोफिला के केस में, तो there we are having alternative splicing. So an organism can create multiple RNA from a single gene. Same way जैसे मैंने alternative polyadenylation करा था, in the same way it is alternative splicing which gives you many, same messenger RNA will give you many different type of proteins, many different type of messenger RNA. So alternative splicing can affect 5' and 3' untranslated region of messenger RNA and consequently modulate translation, stability and localization of messenger RNA. आपके पास एक messenger RNA है, these are having different types of exons and introns. This is 1, 2, 3, 4. हमने 1 को और 2 को ऐड कर दिया. This is 1 and 2, so it will be one product. I will add 1, 3, it is different type of product. 1, 2, 3, it is different product. 1, 3, 2, it is different product. Probably you might have heard this type of splicing and their recombination in case of immunoglobulin genes, where same gene give you many different types of immunoglobulins. एक ही जीन आपको हजारों तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन बना के देता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ओनली. कभी सोचे ये तो आपने जानते होंगे ना कि हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन हर एक एंटीजन स्पेसिफिक होता है, राइट? यस सर. और इम्यूनोग्लोबुलिन का जीन ऐसे तो नहीं कि हमारे पास इतने तरह के, मान लीजिए अभी मुझे कोरोना वायरस के कारण हमने एंटीबॉडी बनाया होगा समथिंग रिलेटेड टू स्पेसिफिक टू द स्पाइक प्रोटीन, उसके लिए हमारे पास अलग तरह का जीन तो नहीं है ना, सेम जीन होगा इम्यूनोग्लोबुलिन का जो जीन होगा हमारे पास. मतलब मेरे सेल्स में कोरोना वायरस स्पेसिफिक जीन तो पहले से नहीं होगा कि इसके लिए मैं इम्यूनोग्लोबुलिन मुझे बनाना है. तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन का जीन पहले से है, उसको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस के बाद, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस के बाद वी आर गोइंग टू मेक ए स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच इज एबल टू रिकॉग्नाइज spike protein of the coronavirus. That is because of this type of mechanism only, alternative mechanism only. Alternative splicing leads to the expression of functionally different proteins from a single gene in a temporal or tissue specific manner. All 95% of the human gene produces alternative splicing mRNA. But the functional consequences of this alternative splicing event is mostly unknown. सभी जीन्स रफली ये स्प्लाइसिंग करते हैं हमारे केस में. ये दिस इज जस्ट वन स्लाइड्स आई हैव कम बिकॉज वो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला इज ए लार्ज यूनिट, लार्ज चैप्टर. ये सेम जीन है, दिस इज ए वन जीन विच इज गोइंग टू बी स्प्लाइस्ड इन वन वे. इट विल बी converted to one type of modification, one type of product, and वो उसको फीमेल बना देता है.
सेम जीन इज गोइंग टू स्प्लाइस्ड इन ए डिफरेंट वे, वो उसको मेल बना देता है, दैट इज मेल स्पेसिफिक प्रोटीन. This is a different genes which is going to be spliced in a one way, that is in the female specific. Same gene in the spliced in a different way, it will be male specific. This is a double sex gene which is spliced in one way, it will be female specific. This will be in another way spliced, it will be in the male way. So same gene will have different type of splicing process. अभी मैंने एग्जांपल देता 1 2 3 को, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. So it gives you different types of product, different type of proteins. This is one of the example. और अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में देखेंगे तो दैट इज डिसाइडेड बाय एक्स एंड ए रेशियो. एक्स मीन्स एक्स क्रोमोजोम एंड ए मीन्स ऑटोजोम क्रोमोजोम्स, उस दोनों के रेशियो पे डिटरमाइन होता है. ठीक है. नेक्स्ट रेगुलेशंस वी आर डूइंग एट द mRNA ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस. अब जानते हैं हमारे केस में mRNA मैसेंजर आरएनए हम बनाते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, जिसको मुझे ट्रांसपोर्ट करके लाना होता है साइटोप्लाज्म में, और इसके लिए न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. सो मैसेंजर आरएनए इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू दिस न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है. तो इस रेगुलेशंस को भी हम रेगुलेट करते हैं. इफ़ आई डोंट वांट टू प्रोड्यूस ए सर्टेन प्रोटीन्स इवन आफ्टर द मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन या मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी मुझे प्रोटीन बनाना रोकना है, तो आई कैन स्टॉप एट दिस लेवल ऑल्सो. सो some experiments shows that half of the primary transcript never leave the nucleus. वो कभी साइटोप्लाज्म में आते ही नहीं, वो इस लेवल पे ही रेगुलेट हो जाते हैं. तो रफली 50% mRNA बनाते हैं दैट विल बी स्टॉप्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली, वो साइटोप्लाज्म में नहीं आते हैं. सो देयर एट दैट लेवल ऑल्सो वी आर गोइंग टू रेगुलेट इट. एंड इस रेगुलेशन में पॉली ए टेल का एक हाथ होता है. सो पॉली ए टेल इज गोइंग टू हेल्प mRNA for their transportation into the cytoplasm. So this is another way of regulation of gene या gene expression आप बोल सकते हैं. Then mRNA translation controls. Unfertilized egg are an example in which mRNA stored in the egg, no new RNA synthesis, shows increased translation after the fertilizations. एक जब फर्टिलाइज होता है तो उसमें मैसेंजर आरएनए बने होते हैं. ठीक है, नया मैसेंजर आरएनए बनता नहीं है. सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशंस उसमें चूँकि सेल डेवलपमेंट, तो सेल को डिवाइड होना होगा, सेल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना, तो देयर जीन एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. Presence or absence of the 5' cap and the length of the poly A tail at the 3' end can determine whether translation takes place or how long the mRNA is going to be active. जितना देर mRNA सर्वाइव करेगा, जितनी लॉन्गेविटी उसकी होगी, जितनी हाफ लाइफ होगी, उतना देर तक वो प्रोटीन बना के देता रहेगा. तो देयर एक्सप्रेशन विल बी फॉर दैट मच टाइम. कंडीशंस विच अफेक्ट द लेंथ ऑफ द poly A tail or leads to the removal of cap may triggers the destruction of messenger RNA. अगर आप पॉली ए टेल को छोटा करते जा रहे हैं या फिर कैप को रिमूव कर रहे हैं, तो इट लीड्स फॉर mRNA फॉर देयर डिग्रेडेशन. mRNA गो फॉर डिग्रेडेशन. द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ mRNA. अभी मैंने बोला कि mRNA जितना देर तक रहेगा, mRNA की हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी, प्रोटीन उतना देर तक बनेगा. जीन एक्सप्रेशन विल अकर्स फॉर दैट मच टाइम. So roughly all the RNA which is present in the cytoplasm are going for the degradations. कुछ पहले जाएगा, कुछ बाद में जाएगा. अगर तीनों RNA में हम बात करें तो मैसेंजर RNA का जो है ना, दैट इज़ वेरी लिस्ट स्टेबल. tRNA एंड राइबोसोमल RNA आर वेरी स्टेबल कॉम्पेयर टू mRNA. तो हाफ लाइफ mRNA की मिनट्स में होती है या मंथ में होती है, और टी हाफ लाइफ की इस सबसे ज़्यादा होती है. Stability of these RNA may change in response to the different kind of regulatory signals. Certain hormones, कुछ hormones हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल है estradiol, which normally increases the half life या longevity of the one of the messenger RNA for vitellogenin protein. जिसको पहले अगर ये हार्मोन नहीं लेते हैं तो इसकी हाफ लाइफ आवर्स में होती है,
अगर ये हार्मोन दिया जाए तो इस प्रोटीन mRNA की हाफ लाइफ जो हो जाती है वो 200 आवर्स तक बढ़ जाती है. It appears that the end of messenger RNA molecules determine the stability. End means either 5' end or 3' end की हम बात कर रहे हैं. So a typical eukaryotic messenger RNA have 5' non-coding sequence and a coding region at the 3' non-coding, means at 5' site also non-coding sequences and 3' site also it is having a stem loop structure in non-coding region, and a AU region in the 3' also provides stability to the messenger RNA. So this 5' regions जहाँ हम normally capping करते हैं, this is 3' non-coding region where normally we are doing polyadenylations. There if we are having loop formations or loop like structures, or in this 3' region if we are having AU rich region, so these three normally going to helps in the provide the stability to the messenger RNA. तो messenger RNA will be more stable. Normally loop like का structure आप जानते हैं कि जब हम अगर ये messenger RNA if it is this like, so this is single stranded, तो कोई भी enzyme आके attack कर सकता है. When you are going to form a loop like structure like this one, hairpin loop like structure जो आप यहाँ देख रहे हैं या फिर यहाँ देख रहे हैं, so in that case it becomes double stranded. So normally it is enzymatically little bit more protected. So that's why their half life increases. Is it clear? Yes, sir. And last regulation is the post translational control, that is protein degradation regulations. जब हम प्रोटीन बना भी लेते हैं तो वंस प्रोटीन हैज डन देयर फंक्शन इट नीड्स टू बी डिग्रेडेड. प्रोटीन की लॉन्गिविटेशन है कि इन्फिनिट टाइम के लिए होता है कि एक बार आपने प्रोटीन बना लिया तो वो चलता रहेगा. सो प्रोटीन इज गोइंग टू बी डिग्रेडेड आफ्टर सर्टेन टाइम्स ऑल्सो. सो प्रोटीन कैन बी ऑफ शॉर्ट लिव्ड like steroid receptors or can be a long lived like lens protein of our eyes. This is a cell last changes to affect the gene expression. ये लास्ट स्टेज है जहाँ पर प्रोटीन्स की जीन एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन का फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं. प्रोटीएजेज एंजाइम्स विच नॉर्मली ब्रेक्स डाउन योर प्रोटीन्स कन्फाइंड टू द लाइसोजोम्स एंड प्रोटियाजोम्स. प्रोटियाजोम कॉम्प्लेक्स की मैंने बात करी थी एक बार में, प्रोबेबली आपको याद है कि नहीं है. जब हमने बात करी थी आपसे पूछा था व्हाट इज MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 and 2 की मैंने बात करी थी. इन दैट केस दिस इज ए प्रोटियाजोम कॉम्प्लेक्स. हमने बात कब किया था मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रोबेबली याद हो ना हो. जब मैं बात कर रहा था यूबिक्विटिनाइजेशन की ड्यूरिंग हिस्टोन मॉडिफिकेशन. सो दिस इज अ प्रोटीन. अगर मुझे इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है तो मुझे मेरे सेल्स को पता कैसे चलेगा कि दिस प्रोटीन नीड टू बी गोइंग फॉर डिग्रेडेशन. तो इस प्रोटीन पे हमें कुछ टैग लगाना होता है, कुछ ऐड करना होता है. सो दिस इज ए टैग मॉलिक्यूल. ये टैग मॉलिक्यूल है क्या? दिस इज ए कॉल्ड यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स. So this protein is going to be ubiquitinated. So ubiquitin will be added on this particular proteins. तो ये एक तरह का सिग्नल हो गया कि this protein has to go for degradation. So this is a tagged protein. Now this protein will move through this cylindrical structure. This is called as proteasome. इसके internal component जो है that is having a protease activity. So once a protein is going to pass through this cylindrical complex, protein is going to be degraded into the fragments. So proteasomal complex having the protease activity which degrades protein. तो आपको किस प्रोटीन को कब डिग्रेड करना है या प्रोटीन की ज़रूरत मुझे नहीं है या प्रोटीन को मुझे नहीं एक्टिव रखना है तो इट कैन बी डिग्रेडेड. तो प्रोटीन को आप डिग्रेड करके भी प्रोटीन की एक्टिविटी को और जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द लास्ट वे बाय विच वी आर गोइंग टू रेगुलेट द जीन. सो ओवरऑल आपने क्या देखा? In case of prokaryotes, we are going to regulate mainly at the transcription levels through the way of operon. In case of eukaryotes, we are having many ways by which we are going to regulate the gene expressions at the transcriptions, chromosomal stability, RNA processing, transportation of messenger RNA, their translation, their longevity, half-life, degradation, protein processing. तो ये सारे तरीके हैं हमारे केस में. इसमें मैंने आपको रफली आइडिया दिया कि क्या क्या वेज हो सकते हैं. इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने अभी आपको बोला कि नहीं पढ़ा पाऊंगा या कल मैं आज नहीं करूंगा दूसरे दिन करूंगा, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA बाइंडिंग प्रोटीन का रोल.
So we are having many different type of DNA binding proteins and their specific role, जिसमें एक आता है हेलिक्स, टर्न हेलिक्स, जिंक फिंगर मोटिव, उसके बाद आता है हेलिक्स लूप, हेलिक्स लूप, हेलिक्स, उसके बाद आता है ल्यूसिन जिपर मोटिव। ये 4 स्पेसिफिक तरह के डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। एंड एक और ये एक रेगुलेशन है थ्रू डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। एक और रेगुलेशन होता है दैट इज थ्रू जीन एम्प्लीफिकेशन एंड जीन रीअरेंजमेंट, वो हम कल बात करेंगे। ये प्रोटीन्स एंड दो अदर। सो दिस इज all about from the basic sides of gene regulations। जहाँ आपको समझ में नहीं आई हो, anything you have not understand you can ask। अब स्लाइड नंबर अगर आपको याद है या आपको पर्टिकुलर टॉपिक याद है आप पूछिए, मैं आपको वहाँ से बताता हूँ।